हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग भारत की जनजाति को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग भारत की जनगणना को पढ़ा था और जनगणना में एक जगह आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जहाँ पर धर्म आधारित जनगणना को बताए थे। धर्म आधारित जनगणना को जहाँ पर बताए थे, हिंदू की अगर बात करें तो 79.8% जो है हिंदू हैं और मुसलमान यानी मुस्लिम जो है 14.2% है। ईसाई जो है 2.3% है। पिछले क्लास में 2.7% बता दिए थे, तो ईसाई में आप लोग 2.3% कर लीजिएगा। बाकी सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की जनजाति को। भारत की जनजाति तो भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी को ही आदिवासी कहा जाता है। भारत के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी को ही आदिवासी कहा जाता है। और आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। और भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान में कहीं भी जनजाति का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कहीं भी जनजाति शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं भी भारत के संविधान में कहीं भी जनजाति शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, या जनजाति शब्द का जो है उल्लेख नहीं है कहीं भी संविधान में। लेकिन जनजातियों के लिए आर्टिकल 342 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 342 में प्रावधान जो है प्रावधान किया गया है, यानी भारत के संविधान में कहीं भी जनजाति शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि जनजातियों के लिए आर्टिकल 342 में प्रावधान जो है किया गया है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है भारत में है। सबसे ज़्यादा जनजाति जो है भारत में है। वहीं अगर बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है।
अगर बात करें भारत की जनजातियों की, अगर लिंगा अनुपात की बात करें तो भारत की जनजातियों की जो लिंगा अनुपात है 990 महिला प्रति 1000 पुरुष पर जनजातियों का लिंगा अनुपात है। जनजातियों का लिंगा अनुपात जो है, जनजातियों का लिंगा अनुपात जो है 990 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला है? तो 990 महिला है। यह है आपका जनजातियों का लिंगा अनुपात। फिर अगर बात करके भारत की सबसे बड़ी जनजाति की, तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति है। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। और भील शब्द की जो उत्पत्ति है द्रविड़ भाषा के भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुआ है। और बिल का अर्थ होता है धनुष। बिल शब्द से हुआ है, बिल शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है धनुष, जिसका अर्थ होता है धनुष। और जो भील जनजाति है इनके रीति रिवाज जो है, इनकी रीति रिवाज राजपूतों से मिलती जुलती है। इनके रीति रिवाज जो है, रीति रिवाज राजपूतों से मिलती है। और जो भील जनजाति है इनकी भाषा जो है भील्ली भाषा है। इनकी भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा जो है भील्ली भाषा है। और जो भील जनजाति है, भील जनजाति भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और दूसरा जो बड़ी जनजाति है भारत की वो है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड जो जनजाति है, गोंड जनजाति की अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा जो है गोंडी भाषा है। गोंडी भाषा। और जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास करने वाली जनजाति है। भूत प्रेत में विश्वास करने वाली जनजाति है। और जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति दुल्हा देव और बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। फिर अगर बात करें कि गोंड जनजाति जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। फिर अगर बात करें तीसरी जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति है। तीसरी जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति है। और जो संथाल जनजाति है भारत के झारखंड के साथ साथ बिहार राज्य में भी संथाल जनजाति जो है पाई जाती है। तीसरी जो है संथाल जनजाति है।
संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति जो है झारखंड राज्य के साथ साथ बिहार राज्य में भी पाई जाती है। और जो संथाल जनजाति है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है। और जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति के जो लोग हैं उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक हैं। उत्तम शिकारी और अच्छे कृषक हैं। फिर अगर बात करें चौथी जनजाति की तो टोंडो जनजाति जो है तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो टोंडो जनजाति है, टोंडो जनजाति में शिशु वध और बहुपति विवाह जो प्रथा है, बहुपति विवाह प्रथा जो है, विवाह प्रथा प्रचलित है। और जो टोंडो जनजाति है, टोंडो जनजाति एक पशुपालक जनजाति है। पशुपालक जनजाति है। और पांचवा जनजाति की अगर बात करें तो पांचवा मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति जो है मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में मुख्य तौर पर पाई जाती है। और झारखंड के साथ साथ बिहार में भी मुंडा जनजाति जो है पाई जाती है। और मुंडा जनजाति की अगर प्रमुख त्योहार की बात करें तो इनकी प्रमुख त्योहार जो है सरहुल त्योहार जो है मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। सरहुल त्योहार जो है मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। और छठी जनजाति जो है हो जनजाति भी जो है झारखंड के साथ साथ बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हो जनजाति में एक विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। अंडी और अपूर तिरी विवाह प्रथा जो है अपूर तिरी विवाह प्रथा जो है प्रचलित है। फिर अगर बात करें अगली जनजाति की तो अगली जनजाति जो है नागा जनजाति है। अगली जनजाति जो है नागा जनजाति है। और नागा जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। और नागा जनजाति की अगर भाषा की बात करें तो नागा जनजाति जो है नागमीस भाषा बोलती है। नागमीस भाषा बोलती है। और जो नागमीस भाषा है नागा और असमिया भाषा से मिलकर बना हुआ है। नागा और असमिया भाषा से मिलकर बना हुआ है। और नागा जनजाति में एक प्रमुख त्योहार है मिथुन त्योहार जो है नागा जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। फिर अगर बात करें अगली जनजाति की तो अगली जनजाति जो है भोटिया जनजाति या भूटिया जनजाति है। भूटिया या भूटिया जनजाति जो है हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजाति है भूटिया या भूटिया जनजाति है हिमालयी
क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। हिमालयी क्षेत्र का मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में पाई जाती है। सिक्किम जैसे राज्यों में पाई जाती है। फिर अगर बात करें बोडो जनजाति की, तो बोडो जो जनजाति है असम में पाई जाने वाली जनजाति है। असम में पाई जाने वाली जनजाति है। और बोडो जनजाति को छठी अनुसूची में शामिल किया गया। छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर उसके बाद है मीना जनजाति। मीना जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। मीना जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। फिर इसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति की, तो जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति, गुज्जर जनजाति और गद्दी जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति की, तो उत्तराखंड में थारू, बुक्सा, जौनसारी और राजी जो जनजाति है, जौनसारी जनजाति और राजी जो जनजाति है, राजी जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति की, तो उत्तर प्रदेश में खेरवार, गरसिया जनजाति, खेरवार, गरसिया, बुक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति और पतरी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। पतरी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें बिहार में पाई जाने वाली जनजाति की, तो बिहार में संथाल जनजाति, उराव जनजाति, हो जनजाति और कोल जनजाति, गोंड जनजाति जो है बिहार में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति की, तो सिक्किम में जो पाई जाने वाली जनजाति है लेप्चा और मुरिया जनजाति। लेप्चा और मुरिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति की, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी जनजाति, मिसमी जनजाति और अबोर जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति की, तो मेघालय में गारो, खासी, और जयंतिया जनजाति जो है मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजाति की, तो कर्नाटक में मोपला जनजाति, इरूला जनजाति और पनियन जनजाति जो है कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर अगर बात करें आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति की, तो आंध्र प्रदेश में
बंजारा, चेचू जनजाति और लंबाडा जनजाति जो है, लंबाडा जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में पाई जाने वाली जो जनजाति है, लक्षद्वीप में वासी जनजाति, लक्षद्वीप में वासी जनजाति जो है पाई जाती है। वहीं अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंजे, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति और सोमपेन जनजाति जो है, सोमपेन जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये था भारत की जनजाति वाला चैप्टर। फिर अगर बात करें भारत के सिंचाई एवं नहर की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक नहर से जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। वहीं भारत में सबसे अधिक नहर और पंपी सेट से जो सिंचाई है तमिलनाडु राज्य में होता है। और अगर बात करें तालाब से सबसे अधिक सिंचाई जो है तमिलनाडु राज्य में ही होता है। और एक हरियाली योजना है, हरियाली योजना का जो संबंध है जल प्रबंधन से, हरियाली योजना का जो संबंध है जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना का जो संबंध है जल प्रबंधन से है। फिर अगर बात करें आगरा नहर की, आगरा नहर की अगर बात करें तो आगरा नहर से उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई किया जाता है। और आगरा नहर को जल की प्राप्ति जो है यमुना नदी से होती है। फिर है गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, और ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर को जल की प्राप्ति जो है गंगा नदी से होता है। फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर जो है, इन तीनों नहर से बिहार में सिंचाई का काम किया जाता है। और इन तीनों नहर को जल की प्राप्ति जो है गंडक नदी से होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें पश्चिम बंगाल में सिंचाई किए जाने वाले नहर की, तो पश्चिम बंगाल में एडन नहर, दुर्गापुर नहर, मिदनापुर नहर और तिलपाड़ा बांध की नहर, तिलपाड़ा बांध की नहर जो है, तो एडन नहर और दुर्गापुर नहर को जल की प्राप्ति जो है दामोदर नदी से होती है। वहीं मिदनापुर नहर को जल की प्राप्ति जो है कांगसावती नदी से होती है। फिर अगर बात करें तिलपाड़ा बांध की नहर, तिलपाड़ा बांध की नहर को जल की प्राप्ति जो है मयूरांची नदी से होती है। फिर उसके बाद हरियाणा राज्य की अगर नहर की बात करें तो हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर को जल की प्राप्ति जो है यमुना नदी से होती है। फिर उसके बाद अगर बात करें पंजाब में जो सिंचाई का काम है वह पूर्वी नहर, और पूर्वी नहर को जल की प्राप्ति जो है रावी नदी से होती है। फिर उसके बाद है सरहिंद नहर, बिस्त नहर, नांगल नहर और भाखड़ा नहर। सरहिंद, बिस्त, नांगल, सरहिंद, बिस्त जो नांगल नहर है इसको जल की प्राप्ति जो है सतलुज नदी से होती है। वहीं भाखड़ा नहर जो है, भाखड़ा नहर को भी जल की प्राप्ति जो है सतलुज नदी से ही होती है। फिर अगर बात करें राजस्थान की नहर की अगर बात करें तो राजस्थान में बीकानेर या गंग नहर, बीकानेर नहर को ही गंग नहर कहा जाता है। और गंग नहर को जल की प्राप्ति जो है सतलुज नदी से होती है। फिर है कालीसील नहर, कालीसील नहर को जल की प्राप्ति कालीसील नदी से। पार्वती नहर को जल की प्राप्ति पार्वती नहर से। और गंभीरी नहर को जल की प्राप्ति जो है गंभीरी नहर से होती है। ये सभी नहर जो है राजस्थान में, इन सभी नहरों से सिंचाई का काम किया जाता है। और कुछ जो है परियोजना है उसको अगर बात करें तो एक है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है
तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर है। और जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। फिर है पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम जो परियोजना है आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर है। फिर उसके बाद है सोनी परियोजना। सोनी परियोजना जो है गुजरात में है और नर्मदा नदी पर, नर्मदा नर्मदा नदी पर सोनी परियोजना है। फिर अगर बात करें दमन गंगा परियोजना की, तो दमन गंगा परियोजना जो है गुजरात में ही है और नर्मदा नदी पर ही है, नर्मदा नदी पर ही है। फिर है पंबा परियोजना जो है केरल में है, पंबा परियोजना जो है केरल में है। तो ये सारी बात जो है भारत के नहर और सिंचाई परियोजना में पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम लोग जो भारत की वनस्पति चैप्टर में भारत की राष्ट्रीय उद्यान वाला, राष्ट्रीय उद्यान जो है छूट गया था और टाइगर रिजर्व जो है, तो अगले क्लास में हम लोग भारत की राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा 2 चैप्टर बच जाएगा, एक है खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन, और एक भारत के उद्योग। ये 2 चैप्टर जो है, और उसके बाद एक और चैप्टर है भारत के शास्त्रीय नृत्य वाला जो चैप्टर है, शास्त्रीय नृत्य वाला जो चैप्टर है। यानी कुल 3 चैप्टर जो है राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पढ़ने के बाद टोटल 3 चैप्टर जो है भारत के उद्योग हो गया, भारत के खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन हो गया, और भारत के शास्त्रीय नृत्य, ये 3 चैप्टर जो है इसके बाद बच जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।